ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। क्या वाकई जस्टिफाइड है ये शार्प फॉल ऑल कार्गो के स्टॉक में, या इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उनके नंबर्स को ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल हम पूछेंगे रवि जाकर जी से, जो मैनेजमेंट हमारे साथ ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के जुड़ रहे हैं, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले सीधा सवाल, स्टॉक आपका करीब 20% नीचे है और लोगों को लग रहा है कि ऑपरेशनली रिजल्ट कमज़ोर है। आप ज़रा समझाएं इसके अंदर कि क्या रीज़न है कि इतना बड़ा फॉल? आपने कोई बिजनेसेस क्या एक्सक्लूड किए, इंटरनेशनल बिजनेस या कोई बिजनेस, या ऑपरेशनली दबाव देखने को आया इस क्वार्टर में? आप ज़रा समझाएं। जी शुक्रिया, हमेशा एक प्लेजर है आपके शो में आने का। तो अभी क्या हुआ है कि जो हमने एक डीमर्जर का प्रोसेस स्टार्ट किया था, इस बार हमें एनसीएलटी ने अपना जो डीमर्जर का ऑर्डर है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। अभी सर्टिफाइड कॉपी हमें अवेटेड है। तो उसकी वजह से जो इस बार फाइनेंशियल्स हैं वो एक अलग तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। कंटिन्यूड बिजनेस को अलग दिखाया गया है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस को अलग दिखाया गया है। और क्योंकि डिसकंटिन्यूड बिजनेस डीमर्ज होने वाले हैं, तो उसकी वजह से उनका रेवेन्यू में या एबिटा में पिकअप नहीं है। तो इसलिए अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है एक संशय की स्थिति शायद बनी। उसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद रिजल्ट्स उतने ठीक से समझ नहीं आए जैसा कि आपने कहा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक परिप्रेक्ष्य दे पाऊं कि जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। तो सबसे पहले अगर हम बिजनेस की बात करें तो जो क्वार्टर था सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वहां पे ग्लोबल मंदी का असर था, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री डाउन रही। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमने उसमें कंटिन्यूअसली अपना जो मार्केट शेयर है वो एक्सपेंड किया है। इनफैक्ट अब पहली बार हमारा मार्केट शेयर ग्लोबली, जो मेन हमारा एलसीएल बिजनेस है, उसमें बढ़ के 15% हो गया है। तो इसकी वजह से जो बाकी जहां पे इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डिक्लाइन आया, अगर आप हमारे नंबर्स देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर तो वॉल्यूम्स फ्लैट हैं, कोई भी डिक्लाइन उसमें नहीं आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक हमारा जो है उसमें तकरीबन 2-3% लगभग एफसीएल में वॉल्यूम में डिक्लाइन आया है, 7-8% एलसीएल में डिक्लाइन आया है। बट वो एक मार्केट सिनेरियो है। जो अच्छी बात है वो ये है कि मार्केट शेयर बढ़ा है, जिसका मतलब है कि जैसे अब जब चाइना रीओपन हो रहा है, जब वॉल्यूम्स वापस आ रही हैं, तो क्योंकि एक मार्केट शेयर बढ़ा हुआ है तो पहले से भी बेहतर वॉल्यूम्स उसमें हमें नजर आनी चाहिए जैसे ही इंडस्ट्री का आउटलुक अपना चेंज होता है। दूसरी बात अगर हम नंबर्स की करें तो अगर आप देखेंगे तो जो कंटिन्यूइंग बिजनेस हमने दिखाया है, जो कि मेनली अपना हमारा इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस है और एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, क्योंकि सीएफएस आईसीडी बिजनेस है, जो लॉजिस्टिक्स पार्क्स वेयरहाउसिंग बिजनेस है, वो सब अब डिसकंटिन्यूइंग बिजनेसेस हो गए हैं, क्योंकि अगले क्वार्टर में लिस्टेड कंपनीज का अलग रिजल्ट उनका आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में तकरीबन, ये अगर हम पिछले क्वार्टर, क्योंकि एकदम ताजा क्वार्टर जो पिछला गया है उससे अगर हम इस क्वार्टर का कंपैरिजन करें तो तकरीबन 979 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कम हुआ है, जो कि मेनली ओशन फ्रेट रेट की, जो कि हम पिछले तकरीबन साल भर से बता रहे हैं कि ओशन फ्रेट रेट है, जो कि एक पास थ्रू कॉस्ट है। जितना एलसीएल बिजनेस में और एफसीएल में भी बहुत ही एक प्रोपोर्शनेट पार्शियल इम्पैक्ट ही आता है। तो अगर आप देखेंगे तो 979 करोड़ का जो रेवेन्यू कम हुआ, उसके सामने सामने 900 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कम हो गया। तो क्योंकि लार्जली जो है कि पास थ्रू कॉस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बिजनेस कम हुआ है जिसकी वजह से रेवेन्यू कम हुआ है। ये मेनली एक ओशन फ्रेट है जो मेनली पास थ्रू कॉस्ट, जिसकी वजह से जैसा मैंने कहा 979 करोड़ रेवेन्यू कम हुआ, सामने सामने 900 करोड़ रुपए ओपेक्स भी कम हो गया। जो बाकी जो गैप आप देखते हैं तकरीबन 80 करोड़ के आसपास का, उसको मैं कहूंगा कि आप दो पार्ट में देख सकते हैं। एक पार्ट है जो कि एफसीएल बिजनेस का जो कंपोनेंट है, वहां पे क्योंकि मंदी का माहौल रहा तो वॉल्यूम्स जो अगर आप देखेंगे तो पिछले 7-8 साल से एफसीएल में हमारी लगभग 20% के आसपास की ग्रोथ रही है वॉल्यूम्स एनुअलाइज। तो वो ग्रोथ इस क्वार्टर में नहीं थी और फ्रेट रेट्स नीचे है, तो उसका तकरीबन आप मान लीजिए जो 30-40 करोड़ के आसपास का इम्पैक्ट। और बाकी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है ट्रेड लेन्स में। अगर आप देखेंगे तो हम तकरीबन 2400 ट्रेड लेन्स ऑपरेट करते हैं ग्लोबली, और अब हम ऑन एन एवरेज तकरीबन साल में 100 नई ट्रेड लेन्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि नए मार्केट्स में हम लोग जा रहे हैं, नए ट्रेड रूट्स पे हम लोग जा रहे हैं। तो वहां पे थोड़ा बहुत उसकी वजह से एक नेचुरल इन्वेस्टमेंट आता है। बट अगर आप देखेंगे तो लार्जली जो रेवेन्यू में डिक्लाइन है वो मोटा मोटी सारा ओपेक्स में भी सामने सामने डिक्लाइन है ओशन फ्रेट रेट की वजह से। उसके नीचे अगर आप देखेंगे अपना एसजीएनए कॉस्ट में, तो वहां पे हम इस सिचुएशन को ऑब्वियसली जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको करीब से देखते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे देखते हैं जो सिचुएशन नवंबर में थी, दिसंबर में थी, चाइना ने जब ओपन अप किया, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, 60-70% लेबर उसमें बीमार था, तो उस सिचुएशन में ट्रेड के फ्लो काफी कम हो गए थे। फरवरी फर्स्ट वीक के बाद से हमने देखा है कि वो धीरे धीरे थोड़ा सा चाइना ओपन अप होने लगा है, फैक्ट्रीज में पिकअप होने लगा है।
और अब मार्च ऑनवर्ड्स उसका असर हमें दिखना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च के अगर क्वार्टर की बात करें तो नतीजतन जनवरी के क्वार्टर में भी थोड़ी सी स्लगिशनेस डिमांड में रहेगी मार्केट में चाइना की वजह से, बट अब मार्च ऑनवर्ड्स जो है वो एक ट्रेड हमें नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है। और सेकेंड हाफ जो ईयर का है उसमें हमें लगता है कि एक रोबस्ट बाउंस बैक ग्लोबल ट्रेड में होना चाहिए। क्योंकि आज राइट। भी बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो डिमांड में कमी नहीं है। तो उसकी वजह से जो हमारा एक अप्रोच रहा हो रहा है कि हम हमेशा आगे देखते हैं, तो हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं चाहे वो डिजिटल में है, ऑपरेटिंग टीम्स में है, हमने नई एयरफ्रेट की टीम्स जो है हायर करी हैं कुछ कुछ की मार्केट्स में, तो वो इन्वेस्टमेंट्स हम लोग जो है उसमें ग्रोथ ड्रिवन माइंडसेट हमेशा हमारा रहेगा। ठीक है, तो तो ये बात इसलिए आपने अगर आप बताई कि देखें तो मार्च अगर आपको ऑनवर्ड्स। एक बॉटम लाइन ग्लास। जी, जी मैं आता हूँ यहाँ पे एक बार रवि आपसे बात करने के लिए कि लाइक टू लाइक बेसिस पे अब ये क्वार्टर कैसा रहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि सर्टेन बिजनेस को डीमर्जर के लिए एक्सक्लूड किया गया है, उसकी वजह से दिख रहा है। और आपने बताया कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर बहुत मजबूत है और मार्च ऑनवर्ड्स नॉर्मलाइज होगा और अब नेक्स्ट क्वार्टर में दोनों कंपनीज अपने नंबर्स अलग अलग पेश करेंगी। लेकिन इस क्वार्टर एक और क्विक क्लैरिफिकेशन, लाइक टू लाइक बिजनेस पे अगर मैं एडजस्ट करूं तो बिजनेस कैसा रहा? जी, तो जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा उसका तरीका ये है कि जो सारे बिजनेस को अगर हम कंबाइंड देखें तो हमें कंबाइंड एबिटा अगर देखते हैं तो जो कंटिन्यूइंग बिजनेस है उसमें तकरीबन जो हमारा एक्सप्रेस बिजनेस है, इंटरनेशनल सप्लाई चेन है और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, वो तकरीबन मिला के उसका एबिटा 268 करोड़ 268 करोड़ आता है। उसमें अगर आप ऐड करेंगे अपना डिसकंटिन्यूइंग बिजनेसेस का तो वो मिला के जो एबिटा है वो तकरीबन 350 करोड़ के आसपास आता है। तो वो है जो नंबर जो कि आपको अगर आप आगे जाके 3 लिस्टेड कंपनीज होंगी, ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स, ऑलकार्गो टर्मिनल्स और ट्रांसइंडिया डीएलटी, आज वो एक पहले एक अलग स्ट्रक्चर में थी। तो अगर उन तीनों का आप कंबाइंड देखेंगे जो कि एक सही तरीका है, बिकॉज ये मिरर डीमर्जर है, सारे शेयर होल्डर्स के पास में हर कंपनी का एक के बदले एक शेयर रहेगा। तो अगर आप उन तीनों कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं मिला के कितना एबिटा है कंबाइंड, तो वो तकरीबन 350 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर का एबिटा है। और जो जैसा मैंने आपको बताया अगले क्वार्टर में लगभग सिमिलर रहना चाहिए, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो जनवरी फेब में सिमिलर रही है और मार्च के बाद पिकअप है तो उसमें पिकअप होना चाहिए। ये मोटा मोटी तरह से अगर हम देखें तो ये एक नजरिया हो सकता है नंबर्स को देखने का। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया रवि ये क्लैरिटी देने के लिए। इनफैक्ट कि आपके नंबर्स इस वक्त इस क्वार्टर में वीक क्यों दिखे, तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस और जो कंटिन्यूड बिजनेस है उन्हें इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि नंबर्स थोड़े से कंफ्यूजिंग जरूर थे, लेकिन डिमांड में कोई कमी नहीं है। एक क्वार्टर की शायद पेन और हो सकती है और उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर FY24 में आपको बेटर चीजें दिखने लगेंगी। शुक्रिया मिस्टर जाखड़ आज समय देने के लिए और ये सारी क्लैरिटी हमें देने के लिए।